अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माय नेम इज़ मोहसिन अली। हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था मॉलिक्यूल। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है उसका नेम है आयंस। ये हमारा टॉपिक जो आज का है, ये आप पहले 9th-10th के अंदर इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको मेनली डीपली डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशंस को, इसकी टाइप्स को और इसकी फॉर्मेशन को। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको सिंपल से सिंपल करके समझाऊं, क्योंकि कुछ बच्चों को लास्ट टॉपिक्स के अंदर इशू आया, खासतौर पर वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से नहीं उर्दू मीडियम से बिलोंग करते थे 9th-10th के अंदर, तो उनके लिए भी ये चीज़ें मैं बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। होप सो कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें आयन की, तो सिंपल आपने याद रखना है केमिस्ट्री के अंदर आयन वो चीज है, आयन वो चीज है केमिस्ट्री के अंदर जिस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसी चीज जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो केमिस्ट्री के अंदर, उसको हम कहते हैं आयन। इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसको एलैबोरेट करते हैं। Ions are those species which carry either positive or negative charge। ऐसी शिया स्पीशीज कहते हैं, आप कोई चीज ले सकते हैं, मतलब स्पीशीज शिया जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। आइदर का मतलब होता है पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उनको हम क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। अब इन दो पॉसिबिलिटीज की वजह से जहाँ पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसकी दो टाइप्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ आयंस। जो बच्चों फर्स्ट टाइप है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉजिटिव आयन। इसका दूसरा नेम है, इसको हम केटाइन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। आपने याद रखना है कि पॉजिटिव का वर्ड या केटाइन का वर्ड उस वक्त आएगा जहां पे कभी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन किसी चीज से निकल रहा होगा, तो वहां पे कौन सा वर्ड आएगा, पॉजिटिव आयन का, उसको हम क्या कहते हैं, केटाइन। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। When an atom of element loses one or more electrons, then positive ions are produced। और फॉर्म्ड या प्रोड्यूस कह सकते हैं। जब किसी एलिमेंट का एटम, ठीक है, बेसिकली आपकी जो बॉन्डिंग है वो एटम के लिहाज से हो रही होती है ना, और एटम मिलकर ही एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट के अंदर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, या तो इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो
वो एटम किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हम उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव आयन या कीटायन। एक जनरल सी एग्जांपल देखते हैं जो आपकी बुक के अंदर है। एक न्यूट्रल एटम है, इसने अभी ना इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना गेन किया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इस पर +1 चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हम शो कर रहे हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इस पर +1 चार्ज है। अब यहाँ पे इस एटम के ऊपर +1 चार्ज की बजाय +2 +3 +4 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या आप मतलब इससे मुराद ले रहे हैं। सिंपल मैं बच्चों अगर आपको एग्जांपल एक डिस्कस कर देता हूँ। हमारे पास मैं सोडियम की एग्जांपल लेता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, हमें पता है 11 है। पीरियोडिक टेबल में ये चीजें तो आपने 9th में भी पढ़ी है ना, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब है कि इसके अंदर इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 11 है। एटॉमिक नंबर हमें मेन किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वही किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स की भी तादाद होती है। अब ये हमारे पास सपोज हम केमिकल बॉन्डिंग जहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, जहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन देना है, तो उसकी बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है सोडियम का, ठीक है। ये इसका मैं वैलेंस शेल ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक, इसमें इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे ना तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करता है, लूज कर देता है, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। इसके करीब कोई क्लोरीन एटम आए तो उसने ये इलेक्ट्रॉन क्या करना है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। हमने कहा कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। 11 का मतलब है कि इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब बच्चों जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और प्रोटॉन की तो तादाद अभी उसके अंदर वही रहेगी, 11 प्रोटॉन है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट हो गया है। इलेक्ट्रॉन 11 से 10 में चले गए हैं, नेगेटिव चार्ज कम हुआ है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। जब ये न्यूट्रल था, अभी इसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया था, तो ये चार्ज इक्वल थे, तो ये एटम न्यूट्रल था। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से तादाद 10 हो गई और आपका जो पॉजिटिव चार्ज है अब वो डोमिनेंट हो जाएगा। इसलिए ओवरऑल इस एटम के ऊपर, सोडियम के एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपकी क्लियरेंस के लिए मैंने ये चीज क्लियर करवाई है, हालांकि ये बड़ी बेसिक सी बात है, 9th 10th के अंदर भी इन चीजों को डिस्कस किया गया है। तो और एग्जांपल देखते हैं इसकी। जो पॉजिटिव आयन है ना बच्चों के टाइम, ये मोस्टली मेटल से बनते हैं। जैसे मैंने सोडियम की एग्जांपल ली, और भी आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स हो सकती हैं। आपके पास कैल्शियम की एग्जांपल हो सकती है, +2 है उसकी, और पोटासियम हो सकता है +1। इसका मतलब पोटासियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। मोस्ट कॉमनली जो आपके पॉजिटिव आयन है वो किन से बनते हैं, मेटल से बनते हैं। उसकी वजह यह है कि मेटल बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इनके साइज बड़े होते हैं, न्यूक्लियस का ये जो होल्ड है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत कम होता है और वो इलेक्ट्रॉन इजीली वहां से निकल जाता है। इसलिए जो आपके मोस्ट पॉजिटिव आयन है वो मेटल से बनते हैं। अब इनकी फॉर्मेशन के बारे थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी जो फॉर्मेशन है वो एनर्जी के लिहाज से एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, उसको डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। बच्चों हम पॉजिटिव आयन को खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, इसको प्रोड्यूस करवाया जा सकता है।
अब देखें, सपोज हमारे पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये उसके इर्द गिर्द क्या है, न्यूक्लियस के शेल्स हैं, ये तो आपको पता ही है। इन शेल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, और इन शेल्स के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ये भी आपको आइडिया होगा। तो हमने पढ़ा है कि पीछे पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के निकलने से। यहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन कोई खारिज हो रहा होगा तो वो एटम किस में चला जाता है, इवन एक एटम, सिंपल एटम का एक स्ट्रक्चर बनाया है, तो इन शेल में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो किस में चला जाएगा, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, जिसे हम केटायन भी करते हैं। अब बच्चों, ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से समझनी है। दो शेल्स के दरमियान भी फोर्स है, वो कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। देखें, इस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान भी फोर्स है वो, लेकिन वो फोर्स कौन सी है, रिपल्शन की फोर्स है। एक और यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो न्यूक्लियस की फोर्स होती है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो कौन सी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। जो हमारी न्यूक्लियस की फोर्स है ना, अट्रैक्टिव फोर्स, ये ज्यादा है रिपल्शन की फोर्स से। इसलिए ये जो न्यूक्लियस है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होता है, इनको बाउंड किया होता है। तो इनको यहां से निकालने के लिए, इनको इस होल्ड से निकालने के लिए, जो न्यूक्लियस ने ओवरऑल होल्ड किया है, तो हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ती है। हम बाहर से क्या करते हैं, एनर्जी सिस्टम के अंदर इंटर करवाते हैं। और जब भी किसी चीज को एनर्जी दी जाती है, इसका मतलब हम किसी चीज के अंदर एनर्जी ऐड कर रहे हैं। जहां पे भी एनर्जी ऐड हो रही होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक, और जहां से एनर्जी निकल रही होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। ये चीजें आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने ज़हन में रखनी है। तो ये वाला प्रोसेस किस तरह का होगा, इट इज एन एंडोथर्मिक, क्योंकि आप यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंडो का मतलब है इंटर होना है, एंडोथर्मिक, थर्म कहते हैं हीट को। होप सो कि आपको ये चीज बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि यहाँ पे हम एनर्जी देते क्यों हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स ओवरऑल बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो वहाँ उस फोर्स से, मतलब हमें अब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगी, ठीक है। तो बाहर से हम एनर्जी दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होंगे, बाहर से बम्बार्डमेंट करवाएंगे एनर्जी की पार्टिकल्स की फॉर्म में, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी बाहर से टकराती है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और इनको नॉकआउट करवा देती है। वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ओवरऑल निकलने से इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जरा नेगेटिव आयन की बात करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी फॉर्मेशन। बच्चों, नेगेटिव आयन से अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसके अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एक या एक से ज्यादा, तो यहाँ पे क्या कर रहा होगा, किसी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा एक या एक से ज्यादा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट हो रहा है। इसलिए ओवरऑल एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और इसका दूसरा नेम है बच्चों, इसको हम एनायन भी कहते हैं, इसको हम एनायन भी कहते हैं। होप सो कि आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। अब टाइम थोड़ा सा लग जाना है अगर मैं इसकी डेफिनेशन, इसी के जस्ट आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि लूज की जगह क्या लिखना है, आपने गेन का वर्ड लिख लेना है कि किसी एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं एक या एक से ज्यादा। तो अगर इसकी मैं एक जनरल एग्जांपल देखता हूँ, जैसे हमने उसमें डिस्कस किया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यूट्रल एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। ये एक इलेक्ट्रॉन है तो -1, 2 होता है तो -2, 3 होता है तो -3। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी कि मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड जो पॉजिटिव आयन है मेटल से बनते हैं, इसी तरह मोस्ट कॉमनली जो नेगेटिव आयन है ये बच्चों हैलोजन से बनते हैं। ये किन से बनते हैं, हैलोजन से।
हेलोजन जैसे आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनसे बनने की वजह ये है कि बच्चों ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये 9th 10th में आपने पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए, जो उनका वैलेंस शेल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो जो आपके मोस्ट कॉमनली फॉर्म नेगेटिव आयन किन से बनते हैं, हैलोजन से बनते हैं। लेकिन इनकी फॉर्मेशन करवाई जा सकती है, इसकी फॉर्मेशन को देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एनायंस, इसका दूसरा नाम क्या है, एनायंस भी कहते हैं। इसकी जो बच्चों फॉर्मेशन है ना, पहले अगर हम बात करें यूनी नेगेटिव आयन की, यूनी का मतलब क्या होता है, एक, ये तो आपको पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो आयन बनता है उसको हम यूनी नेगेटिव आयन कहते हैं। न्यूट्रल एटम के अंदर अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो यूनी नेगेटिव है। ये वाला प्रोसेस बच्चों बताया गया है कि ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक है। इसकी मैं वजह भी आपको बताता हूँ, इसकी वजह क्या है। ये देखिए, सपोज हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, अभी क्या है, न्यूट्रल एटम है, इसके अंदर ये डिफरेंट शेल्स हैं, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अभी इसने ना इलेक्ट्रॉन गेन किया ना लूज किया, अभी न्यूट्रल है। एक कंसेप्ट बच्चों आपने और जहन में रखना है, ये आपके लिए नेक्स्ट जब आप आगे आगे मूव ऑन करेंगे सेकंड ईयर के अंदर, तो आपकी चीजें बहुत आगे फायदा पहुंचाएंगी। न्यूक्लियस के करीब जो शेल होते हैं ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी बहुत कम होती है बनिस्बत उन शेल्स के जो न्यूक्लियस से दूर है। अब ये वाला शेल है जिसको हम न्यूक्लियस के करीब के भी कहते हैं, के शेल, ये एल शेल है, ये एम। के वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एल वाले से कम है, एल वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एम वाले से कम है। उसकी वजह क्या है, एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है जो फ्रीली मूव कर सके, जिन पर किसी का कोई मतलब के होल्ड ना हो, ठीक है, वो इजीली मूव कर सके, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, जो उसके करीब शेल है उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे वो दूर होते जा रहे हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स कम होती जा रही है बनिस्बत इन शेल्स की। तो इन इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से दूर है उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब हमने तो एक न्यूट्रल एटम है और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना है इसके अंदर, बाहर से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ऐड होना है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से है ही बहुत दूरी सिस्टम से बाहर, इसकी तो इटसेल्फ एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये फ्रीली मूव कर रहा है, आजाद है। अगर इसको आप इसके अंदर ऐड करवाना चाहते हैं तो इसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, तब वो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सकेगा और ये इसके अंदर ऐड हो सकेगा। तो यही कंसेप्ट है इसके अंदर। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को लूज कर देता है। एनर्जी जब वो लूज होगी, ठीक है, तो वो इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट इजीली कर सकेगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी क्योंकि हम यहाँ पे खारिज हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एनर्जी जहाँ पे रिलीज होती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, और जहाँ एंटर होती है उसको एंडोथर्मिक। अब ये यूनी नेगेटिव आयन की बात हम जस्ट कर रहे हैं, ये एक्सोथर्मिक है। ये आपकी अब इस कंसेप्ट में ये वाला चीज नहीं है जो मैं अब आपको समझाने लगूँ, ये लेकिन ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इसको समझेंगे और ये इंटरेस्टिंग भी है। यूनी नेगेटिव आयन के अलावा अगर हम बात करते हैं डाई नेगेटिव, ठीक है, तो वो किस तरह का प्रोसेस होगा बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, पहले तो ये न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ओवरऑल इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप बाई से एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं, अब देखिए ओवरऑल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो आप चीज ऐड करवा रहे हैं उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी,
ठीक है। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहते हैं जबरदस्ती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिपल्शन को कम करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी रिपल्शन हो रही है ना इन दोनों के दरमियान, उस रिपल्शन को कम करने के लिए आप बाहर से सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एनर्जी गेन होगा सिस्टम के अंदर। तो ये प्रोसेस किसके अंदर चला जाएगा, एंडोथर्मिक की फॉर्म में। यूनिनेगेटिव केस के केस में एक्सोथर्मिक है, लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो किस फॉर्म में चला जाएगा, एंडोथर्मिक की फॉर्म में। वो भी मैंने आपको बता दिया। वो क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो चुका होता है नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाने से दोनों चार्जेस के दरमियान रिपल्शन होती है। लेकिन आप उस रिपल्शन को खत्म करना चाहते हैं तो आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगी। वो रिपल्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आप जबरदस्ती ऐड करवा देंगे तो, लेकिन आपने एनर्जी सिस्टम को दिया तो किस में चला जाएगा, ये वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक की फॉर्म में। होप्स हो कि आपको ये फॉर्मेशन बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं इसके अंदर। मेन जो हमारी बात एक और रह गई है, आपकी जो पॉजिटिव आयन है ना, नेगेटिव आयन, ये ग्रुप की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। पॉजिटिव आयन जो है आपके ग्रुप की फॉर्म में भी होते हैं। जैसा कि आपके पास इसकी एग्जांपल है तो आपकी बुक में नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अमोनियम आयन है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आप ग्रुप की बात नहीं कर रहे थे, सिंगल एटम की बात कर, सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे थे, सोडियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की। यहाँ पे आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब हम ग्रुप की फॉर्म में देख रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दो एटम मिलके ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ये वाली चीजें बताई गई हैं, और नेगेटिव आयन की एग्जाम्पलें कुछ बताई गई हैं। नेगेटिव आयन की एग्जाम्पल जैसे आपके पास कार्बोनेट है, इसको बच्चे कार्बोनेट कहते हैं, और ये बाई कार्बोनेट है। डिफरेंट एग्जाम्पलें हैं। अच्छा, बताया गया कि आपके जो नेगेटिव आयन है ना, ये अबंडेंट है देन पॉजिटिव आयन से, ठीक है। आपके जो नेगेटिव आयन है ना ग्रुप की फॉर्म में, वो ज्यादा है किससे, पॉजिटिव आयन से। उसकी वजह अगर मैं आपको अब डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा तो एक दो और लेक्चर गुजर जाए, लेकिन आपके इस लेवल तक यहाँ पे जस्ट आपने यही याद रखना है, नेगेटिव आयन ज्यादा है किससे, पॉजिटिव आयन। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है ना, फिर भी हमको, मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ये मोर स्टेबल है। ये क्या है, मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है, अब ये भी आपके लिए एक नया कंसेप्ट है और बहुत लेंथी कंसेप्ट है, इसको समझाने में टाइम लगेगा। रेजोनेंस की वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, और ये वाले कम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव आयन में रेजोनेंस ज्यादा नहीं होती। तो इसकी डिस्कशन जस्ट आपने ये याद रखना है कि नेगेटिव आयन मोर अबंडेंट देन पॉजिटिव आयन। तो छोटा बहुत मैंने आपको हिंट दिया, लेकिन अगर इसकी डिटेल में जाए तो काफ़ी टाइम लग जाए, और वैसे भी हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो होप्स हो कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें बड़े अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। अगर आपको इसमें कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।